अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ौज़िया अंबर कुरैशी आज आपके सामने हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक और एक नई गेस्ट के साथ। और आज एक पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मारिया तारिक। डॉक्टर मारिया तारिक इज़ डॉक्टर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया। वालेकुम अस्सलाम मैम। डॉक्टर मारिया आप अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दें ब्रीफ सा प्लीज़। Sure. I'm Dr. Maya Tariq, physiotherapist, and did my master in bone health physiotherapy. I'm working since 4 years as a clinician and I'm senior lecturer at Shalimar Institute of Life and Sciences. Now I am dealing with the head of department of Lions Medical Complex as a physiotherapist. जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मारिया आपने बताया कि आपका स्पेशल इंटरेस्ट वुमन हेल्थ में और फिज़ियोथेरेपी का लिंक जो कि गायनेकोलॉजी के साथ है, उसमें आपका स्पेशल इंटरेस्ट है। Yes. जी, थैंक यू। आज हमारी टॉक का टॉपिक भी यही है कि फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल एक्टिविटी जो कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे करनी है और सेफ्टी मैकेनिज़्म्स वगैरह। आप रिकमेंड करती हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन आएँ रेगुलर फिज़ियोथेरेपी करवाने? यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे वुमेन हेल्थ के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, स्पेशली जब मैंने अपना करियर भी स्टार्ट किया था तो गायनेकोलॉजिस्ट से काम किया। ऐसा मुझे पता चला कि कितने प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल फिटनेस के पॉइंट से कि जो फीमेल्स एक्सरसाइज नहीं करती, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से इनमें टी सेक्शंस बहुत सारा कॉमन होते जा रहे हैं, बैक पेन का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये जो कि आज आपका टॉपिक भी है, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि मैं आज गायनेकोलॉजिस्ट से बैठ के डिस्कशन भी कर रही हूँ और बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं हम इसको देखेंगे भी और इंशाल्लाह बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे और किसी फ्यूचर में अपने आप को लाइफ स्टाइल चेंज करने का उनको हर बार मौका भी मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे मेंशन की है एंटीनेटल की पॉइंट पे। एंटीनेटल की पोस्टपार्टम की बात कि एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ बीइंग अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। मुझे लगता है कि जितनी अगर फीमेल्स अपने पे वर्क कर लें तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। हुँ। बिल्कुल। वैसे जनरली आप एग्री करती हैं इस बात से कि जनरली हमारा जो कल्चर है लोकल पाकिस्तानी, पंजाबी कल्चर हम जहाँ जिस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट होते साथ ही पेशेंट या फीमेल जो हमारी पेशेंट हैं और जो हमारी विमेन हैं, उनको फौरी तौर पर नहीं हिलना नहीं, उठना नहीं, चलना नहीं और कोई एक्टिविटी करने से हर किस्म की एक्टिविटी से रोक दिया जाता है। तो और उसके बाद ज़्यादातर बेड रेस्ट एडवाइस मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल एक नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में तो चलें ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल खातून जिसकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, क्या उसको हमल के पहले 3 महीने में स्पेसिफिकली कोई रेगुलर एक्सरसाइज़ करने से क्या कोई नुकसान है? अच्छा, फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन समझते हैं कि अपनी एक्सरसाइज नहीं करवानी पेशेंट को और उसको बेड रेस्ट की तरफ टेक करना है। लेकिन डिपेंड करता है, ये नहीं कि आपने सिर्फ बेड पे ही रहना है। हुँ। आपने अपने सारे काम करने हैं। जितने काम आप करती हैं, रोज़मर्रा के काम कर रही हैं, सब करें। लेकिन अपनी जो फिज़ियो एक्टिविटीज़ में हम लोग अपनी पेल्विक को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, आपकी बैक के मसल्स वगैरह को, उसको अभी तक आपने उसको एक्सेस नहीं करनी है। वो प्रिवेंट हम करते हैं। वो यानी कि हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक हुँ। है? आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम बेबी की पोज़ीशंस वगैरह, बेबी की कहने के अल्ट्रासाउंड को हम बड़ा कहते हैं कि इतनी अब हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड और स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेंट जिनके साथ है, वो एक टीम वर्क हम काम करते हैं। और इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पेशेंट की बेबी की ग्रोथ को भी देखते चाहिए कि आया बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। 3 मंथ्स के बाद अक्सर सम टाइम बेबी बहुत स्लो के मिसकैरेजेस हो जाते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है और वो डिफरेंट से काम वो गायनेकोलॉजिस्ट उनको देख भी रही होती हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये आती है कि मैंने पेशेंट को गाइड करना है कि आपको 3 मंथ्स के बाद आपने मेरे पास कंसल्ट करना है। और जो हमारे यहाँ पे पंजाबी कह लें कि ऐसे जो लोगों में यहाँ पे इतना एक्सरसाइज को प्रमोट नहीं किया जाता कि नहीं-नहीं तुम घर के बस काम कर लो तो ओके है। अब ऐसी चीज़ें नहीं। जिस तरह के पहले ज़माने में ऐसा होता था कि फीमेल्स पेन्स बेयर कर लेती थी। लेबर करवाना हमें ड्यूरिंग नॉर्मल ही करवाना है। अब फीमेल्स कहते हैं कि नहीं हमारा सी सेक्शन वो होना चाहिए, हम पेन्स बेयर ही नहीं कर सकते, हमारे में इतना स्टैमिना नहीं नहीं है। और अगर एक बच्चा भी डिलीवर कर लेते हैं सी सेक्शन के बाद या नॉर्मली तो उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। और उनका मेन तो आता है कि जी इंजेक्शन लगा था। अगर फीमेल्स को अगर बताया जाए कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी कोर इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी बॉडी मैकेनिक्स इतनी डिस्टर्ब हो जाती है थ्रू आउट
प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है फीमेल्स के लिए, कि ये एक कोई बीमारी नहीं है। और आई थिंक बहुत से लोगों को मैंने लाइफ में देखा है कि वो कितना मुश्किल होता है कंसीव करना, और बहुत से लोग होते हैं जो उसमें केयर नहीं कर पा रहे होते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है फीमेल्स के सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अपने साथ-साथ अगर आप एक बेबी डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को बड़ा मेंटेन रखना चाहिए। हुँ। अब कंसीव करना है तो उससे पहले आपको पता हो कि आपने अपने मेडिसिन्स, अपने विटामिन्स, सप्लीमेंट्स ज़रूर इनटेक करना शुरू करने हैं। अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है ताकि आप कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? उसके बाद फर्दर आपने अपनी कहने के फिज़िकल एक्टिविटी के साथ-साथ अपने सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर गाइड प्रिस्क्राइब करते हैं, फोलिक एसिड को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मल्टी सप्लीमेंट विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो आपने ज़रूर उन चीज़ों को लेना होता है। एंड देन उसके साथ हर ट्राइमेस्टर में सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मेजर एक्सरसाइज पैल्विक फ्लोर पे हम करवाते हैं, सेकंड में एंड थर्ड में। एंड जो फर्स्ट में होती है वो लाइट से हम करवा सकते हैं, सिर्फ रेंज ऑफ मोशन तक, जितने नॉर्मली मूवमेंट्स करवा दी, लेकिन हम उसमें ज़्यादा हैवी एक्टिविटी कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते। जी, बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन में हालाँकि एक्चुअली जो वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी में वो मेजॉरिटी केसेज़ में आप फ्रॉम 6 मंथ्स ऑनवर्ड हम वेट गेन और वेट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अप टू 5 मंथ्स प्रेगनेंसी बेबी ने का इतना ज़्यादा वेट नहीं अचीव हुआ होता कि वो बॉडी की मैकेनिक्स को डिस्टर्ब कर सके। तो हमल के पहले 3 माह में से ही जब ख़वातीन अभी दूसरे महीने या तीसरे महीने से ही जब टू माय सरप्राइज़ वो बैक एक की कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, तो देन मेरे लिए भी ये बात एक अजीब है कि अभी तो एज़ सच कोई मैकेनिकल वज़न भी नहीं है। और दूसरी ये कि हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ को तो ज़रूर हम मना करते हैं, लेकिन जो एक एरोबिक एक्टिविटी या एक स्ट्रेचिंग है, सिर्फ़ ओनली स्ट्रेचिंग जिसमें कि आप एंकल्स की स्ट्रेचिंग, बाजुओं की स्ट्रेचिंग, नेक की स्ट्रेचिंग और शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग मतलब ये वाली एक्सरसाइज़ेज़ करना तो में तो कोई नुकसान नहीं। हाँ, यस, डेफ़िनेटली ये एक्सरसाइज करने में कोई नुकसान नहीं है, और अगर आप करते भी हैं उनका सेट्स बना लें। लाइक जैसे मॉर्निंग में आपने करना है तो आप उसको 5 रिपिटिशंस कर लें एंड देन इवनिंग में कर लें। आप उसको डिवाइड कर लें। कुछ फीमेल्स होती है ना कि अगर कहती है एक्सरसाइज करनी है या वॉक करनी है, तो वो करती हैं कि अच्छा भई हम तो सारे घर के काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो तो हमारी वॉक में कंसीडर होती है। वॉक एक स्पेसिफिक टाइम माँगती है आपसे, जो स्पेसिफिक टाइम ज़रूरी होता है, ठीक है? और वो एक स्पेसिफिक टाइम आप अपनी डेली रूटीन में से निकाल के उसे अपने लिए निकाल के, ठीक है? उसमें कोई और वर्क नहीं होना चाहिए। एंड देन बहुत से लोग जैसे आपने बात की है कि स्ट्रेचेस करें, शोल्डर एक्सरसाइज करें, पेल्विक को भी नहीं उसमें इन्वॉल्व करें, तो वो भी बहुत उनके लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज है। हुँ। ठीक है, थैंक यू। मारिया, इसके बाद हम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आपने मेंशन किया बहुत अच्छे तरीके से कि कोर को इन्वॉल्व करने वाली एक्सरसाइज़ेज़ होनी चाहिए। तो जो कोर को इन्वॉल्व करने वाली एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जैसे कि आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मोस्ट कॉमन जो पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है बिकॉज़ आई एम अ क्लिनिकल गायनेकोलॉजिस्ट तो उसमें कमर दर्द ही है और लोअर बैक का पेन और उसके अलावा थाइज़ का और काफ मसल्स का ये जो हमारी पिंडलियाँ और टाँगें और जो थाइज़ हैं उनकी बैक साइड, ये चीज़ों का वज़न बटक्स का इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा ये पेन का शिकार हैं। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि फिज़िकल इनएक्टिविटी पेन को बढ़ाती है या फिज़िकल एक्टिविटी पेन को बढ़ाती है? फिजिकल एक्टिविटी कभी पेंटिंग नहीं करती, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इतना पिलोथाइटिस स्वतंत्र कैसे गए। मैं ये कभी भी नहीं प्रिस्क्राइब करूँगी कि मेरे पास डेली का डेली पेशेंट मेरे पास आए, ऐसा नहीं है। मुझे उसके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बना कर देना है। आया कि हर डिपेंड करता है हर पेशेंट का केस, ठीक है? और उसको एक्सरसाइज नॉर्मली ऐसी बात नहीं है कि सेम मैं एक ही तरह मैं उसी को मुझे ये आपने भी यही एक्सरसाइज करनी है, कभी भी नहीं। मुझे उसकी स्ट्रेंथ का पता होगा, कि इससे मसल स्ट्रेंथ किस लेवल पर है और इसके लिए कितने लेवल पर काम कर सकती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं उसके प्लान्स बना कर दे सकती है और इसको होम प्लान एक्सरसाइज भी गाइड करूँगी कि ये आपने घर पे करना है। आप सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि वीक में आपने बस 2 मिनट पालना है और बाकी टाइम आपने घर में ये प्लान करना ही करना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत से जिनको लगता है कि हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए मसला हो रहा है या ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा हमारे लिए आना-जाना बड़ा मुश्किल है।
वो फीमेल्स घर के रह के भी एक्सेस कर सकती हैं। और अगर आप बेहतर होता है कि आप खुद से जो है चीज़ों करने की बजाय आप जो हमारे पास कह लें कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे मशवरा कर लेते हैं तो वो आपको बेहतरीन वे से गाइड दे सकती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसा ही है, आप सही पॉइंट आउट कर रही हैं। मैं भी अपने पेशेंट्स को जब भी फिज़ियोथेरेपी के लिए गाइड करती हूँ, तो वो मुझसे यही सवाल करती हैं, वो कितनी दफ़ा बुलाएँगी, कंसल्टेशन फ़ीस कितनी लेंगी, क्या बार-बार जाना होगा? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। तो मेरा उनको यही मशवरा होता है कि आप एक दफ़ा जाएँ, उसके बाद वो आपको एक्सरसाइज़ेज़ सिखा देंगी, आपके लिए रिकमेंड कर देंगी, कोई प्लान बना देंगी और उसके बाद जब आपको सिखा देंगी, एजुकेशन कर देंगी, फिर आप खुद घर पे कर सकिए। यस, कैप्टन से बात है मैम। इसके अलावा कुछ बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे शियाटिका। हुँ। शियाटिका थर्ड ट्राइमेस्टर में ना बहुत कॉमन होता है। क्योंकि एज़ वेल यू नो क्या बात कि वही पेल्विक है, ते ज़्यादा उल्टी तो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पोट पे सिर पे हो रहा होता है। और अपने शियाटिक नर्व देखिए लंबर्स निकल रही है, वो आके पेरिसोमस के पास से रिधते हुए जा रही होती है, तो वहाँ पे बहुत से फीमेल्स को कह लें पेन स्टार्ट हो जाती है, कि कंप्लेंट्स होती है। मैंने अभी तक वही मैक्सिमम पेशेंट देखे हैं, तो मैं कहूँगी 30 में से जो 10 पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि हमारे बटक में पेन हो रही है। हाँ, बैक साइड बटन के बैक साइड सेंटर में बैक और वो साइड कभी एक साइड या दूसरी साइड पे यूजुअली होती है ज़्यादा और वो एग्रावेट यानी ज़्यादा कैसे होती है वो? ज़्यादा एग्रीवेट जैसे अगस्त नवंबर नमनेस होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है? उसकी पेन ऐसी होती है शायद देखिए कि जैसे कोई छुरी पीछे खींचेगा। नाइफ लाइक पेन उसकी होती है, उसकी पेन बड़ी पेनफुल है और बहुत से लोग समझते हैं कि हम इसको कह लें प्रेगनेंसी के बाद ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमन हेल्थ स्पेशलिस्ट जो आप कह रहे हैं जिसे ह्यूमन गायनेकोलॉजिस्ट वुमन हेल्थ सॉरी जिसमें कहते हैं वुमन हेल्थ थेरेपिस्ट है, उनको पता है कि इस पोजीशन में रह के हमने अपने जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करनी है। एक होती है एक्सरसाइज के हम एक्सरसाइज पेशेंट कहते हैं कि हमने ये पोजीशन भी की है, इस तरह से किया, लेकिन हमारी दर्द कम नहीं हो रही है। तो हमें पता है कि वो दर्द नर्व कहाँ से कंप्रेस होके आ रही है, देन हम उसको मोबिलाइज करते हैं। और बहुत सी फीमेल से या बहुत से मेरे जूनियर्स का भी होता है कि प्रेग्नेंट वुमन है, तो हम इसको कैसे हाथ लगा सकते हैं? अल्लाह माफ़ करे, वो एक कोई बीमारी नहीं है। आई नो कि आप होता है एक न्यू बेबी है, वो तो मसला ना हो जाए, हमको ऐसा ना कर दें। आप उसी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पता है कि फीमेल स्पाइनल लाइन में नहीं लेट पा रही हैं और स्पाइनल लाइन में मैं बोन्स को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसकी पोज़ीशन साइड लाइन में कराई। साइड लाइन में करके मैं उसको मोबिलाइज़ कर सकती हूँ। एंड सेकंड चीज़ जो मेरा आता है कि मेरी टिल्ट बहुत ज़्यादा है या कभी-कभी मेरी पेन टिल्ट में पेन है या उसका पेन आपके अटैक होती है, तो मैं उसको भी स्पाइनल लाइन में लेके या कम जिस पोजीशन में मुझे पता है मैं उसको ट्रीट कर सकती हूँ। और उस ट्रीटमेंट से मुझे के पेशेंट्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छा मिलना शुरू हुए, कि जब उन्होंने कहा कि हमारी पेन्स प्रेगनेंसी में ही कम हो गई है। हुँ। और सबसे बड़ी बात लोगों को फ़ायदा ये होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल एंड फिर आते हैं पोस्टनेटल में, तो उनके मसल्स उतने वीक नहीं होते या एक जो बंदी जो बिल्कुल फिज़िकल इनएक्टिविटी है, जो 40 के बाद या 30s के बाद अब तो कॉमन है कि हमारी बैक पेन स्टार्ट हो गई। अच्छा मुझसे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो समटाइम बॉस लोग घर के काम करने की वजह से होता है कि नहीं-नहीं हमें काम नहीं करना तो हमें बेड रेस्ट लिख दें। ऑल्दो बॉस लोगों को ज़रूरत होती है बेड रेस्ट की, हाँ, हर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिज़िकली एक्टिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें और अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप नहीं पे कर पा रहे तो उसका सॉल्यूशन वो लोग निकाल लेंगे। बिल्कुल है, सही है। थैंक यू आपने अभी थर्ड ट्राइमेस्टर और फिर पोस्टपार्टम पीरियड दोनों ही बातें की। डेफ़िनेटली प्रेगनेंसी में और ख़ास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में हम कभी भी पेशेंट को सीधा लेटने का मशवरा नहीं देते। स्लीपिंग पोज़ीशन भी हम उनको हमेशा साइड लेफ्ट लैटरल या करवट ही से लेटें, कभी राइट या कभी लेफ्ट की तरफ। तो एक्सरसाइज़ेज़ को मॉडिफ़ाई किया जा सकता है, कभी राइट की तरफ या लिटाकर या कभी लेफ्ट करवट पे लिटा के। आपने बात की मोबिलाइज़ेशन की और जॉइंट मूवमेंट की, तो इसके अलावा फिज़िकल थेरेपी में कोई मोडालिटीज़ भी हैं जिसको हम कहते हैं कि गरम शुआएँ लगा देंगे या अल्ट्रासाउंड की शुआएँ लगा देंगे जिससे पेन कम हो जाएगी, आम ज़बान में यही होती है ना मोडालिटीज़ कोई मशीनरी के ज़रिए, उनके बारे में प्रेगनेंसी में उनके यूज़ के बारे में क्या ख़्याल? डेफ़िनेटली बहुत अच्छा सवाल आपने किया है डॉक्टर बल्कि मेरे साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि अच्छा जी हम कौन-सी मोडालिटीज़ लगा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ एक्सेसिबल होती है। और सबसे बड़ी बात कि मोडालिटीज़ आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आपके जो हाथ अपने चिरोप्रैक्टिक अपने जो जादू हाथ को, ये अगर कुछ भी नहीं है आप आपका इतना क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन या आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप पेशेंट्स को आप अपना हाथ में आप ऑब्जर्व करो और ट्रीट कर सकते हो, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट जो थेरेपिस्ट भी कहीं पे कहीं है।
रही बात मोडालिटीज़ की, यस डेफ़िनेट सी बात है कि इवन लेबर में भी इलेक्ट्रिक मुझे कितने पैड्स आते हैं कि इनको कम करने के लिए मैं आज ही सर्च कर रही थी और उसमें ना उसको लगाए हुए हैं गिरिंग लेबर में ताकि इसके पेन्स क्या हो कम ना किए जैसे हीटिंग पैड हम यूज़ करवाते हैं नॉर्मली कि आप हीटिंग पैड को यूज़ करें आपके जो बैक में अतराहट है जैसे क्यूएल का मसल साइड का मसल सब वो ज़्यादा टाइट सी तरह वही होता है किस्म के तो हम कहते हैं कि अच्छा आप हीटिंग पैड यूज़ करें घर पे अगर मेरे पास आया स्वेलिंग बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है बस एक मैं उसको आइस पे प्रिस्क्राइब कर देंगी। अगर नहीं है तो देन वैसे अल्ट्रासाउंड सीधे धर के अल्ट्रासाउंड होती है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हुँ। हाँ, आप हैवी बेड ना जाएँ मुतल्लिक़ के ऊपर हुँ, आप नॉर्मल वगैरह के ऊपर रेफ़्रिज को क्लिक कर सकते हाँ, माइल्ड हैं। मोडालिटी इस तरह और से। मेरा प्रेफ़रेंस सबको यही होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी सेंसेशन इतनी अच्छी करें कि आपको पता हो कि पेशेंट का किस साइड का मसल साइज़न में है या पेन कर रहा है। अकड़ाहट का शिकार है या खिंचाव का शिकार है और उसकी अकड़ाहट को हाँ, रिलीज़ किया जाए। यस अगर तो किसी के पास पोमोडाइटिस नहीं पड़ेगी, तो इट्स ओके आपसे हाथ में इतना हो कि आपको पता हो कि मैं प्रे क्या कर सकती हूँ। बहुत से कम कंडीशन है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और मोडाइटिस को हम ज़्यादा अपने हाथों से भी पेशेंट्स को बहुत अच्छे करें। अगर एक सेशन मैंने दी है पेशेंट की पेन करने कम करने के लिए, तो मैक्सिमम मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा 10 में से 5% भी मिल जाता है, मेरे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है फर्स्ट सेशन में, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और किस प्रॉब्लम से मेरे पास आया हुआ है बेसिकली। अब डॉक्टर मारिया हम एक और मज़ीद बड़े ही फ़ेवरेट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और वो ये है प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पेशेंट्स इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती हैं कि क्या आप एक्सरसाइज़ रिकमेंड करती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 37 वीक्स ऑफ जो 9th मंथ है प्रेगनेंसी का। आप हमें बताएँ हम क्या एक्सरसाइज़ करें जिससे कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए? तो मेरी टेल मी इफ आई एम रॉन्ग मैं यूजुअली उनको यही गाइड कर रही होती हूँ कि ऑल दोज़ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ और स्क्वाटिंग एक्सरसाइज़ेज़ जिस तरह कि आप नीचे ज़मीन पे बैठ के टाँकियाँ लगाते हैं या उठक-बैठक करते हैं, वो वाली तमाम एक्सरसाइज़ेज़ आर गुड। आपका इसमें क्या ख़्याल? डेफ़िनेटली मैम बहुत-बहुत मेरा दिल करता है कि मैं पंप टेस्ट करवाऊँ, हुँ। टू वेरी ऑनेस्ट और मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ लोगों में जाके। कहते हैं एक काम करना है तो मैं कहती हूँ मैं वो चीज़ अब करूँगी और उन फीमेल्स को अवेयरनेस दूँगी जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि अम्माएँ हमारी या दादियाँ कहना कि जी तुम टाँकियाँ फेरो, वो स्क्वाट पोज़ीशन थी कॉर्ड। अभी बस कुछ पेशेंट आई थिंक पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगी या जिम बॉल का एक आपने ब्लू कलर का बॉल या येलो कलर का बॉल मेरे पास देखा आपने जी, वीडियो जी। में? हाँ, बिल्कुल, अब आप जिम बॉल के बारे में हमें बताएँ, एक जिम बॉल अगर बड़ा-सा हो, वो एक काफ़ी बड़ा-सा बॉल होता है, इतने बड़े साइज़ का जिसमें कि हवा भरी होती है और वो ज़रा स्टिफ सा होता है। तो हाउ दैट जिम बॉल इज़ हेल्पफुल? वो कैसे Singing bowl is very very helpful for the females who are pregnant स्पेशली आप अपने आप को स्क्वाट सेमी स्क्वाट्स में ले आएँ, ठीक है? फिर आप फुल स्क्वाट्स करें, कोई पेशेंट है नहीं कर पा रहा, आप उसे पे ले आएँ। देन उसके बाद आप उसको जिम बॉल पे ले आएँ, उसे कहें कि जिम बॉल बैक पे रखे एंड देन स्ट्रेट खड़े हों, उससे उसकी पूरी मैकेनिकली अलाइनमेंट होना शुरू हो जाएगी। एंड मेरा इतना होता है कि मैं वीडियोज़ में ही अपने पेशेंट्स को गाइड करना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा ये वाली पोज़ीशन बना के करें। हाँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर फॉज़ी ये बड़ा ज़रूरी है, फीमेल्स के ऊपर वर्क करना और फीमेल्स को गाइड करना कौन-सी एक्सरसाइज बेस्ट है। जितने भी आपने बोला ताकि अगर अगर आपके पास कोई सोर्स मौजूद नहीं है, तो जैसे घर में टाँकियाँ फेरते हैं, आप वो फेरना शुरू कर दें। स्क्वाटिंग पोज़ीशन में आप खड़े हो जाएँ, वॉल के साथ खड़े हो जाएँ, अपने पूरे स्पाइन को आपकी जो हेड से लेके शोल्डर से लेकर आपकी बटक पूरी टच हो रही हों, तो वो आपके पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है।